यहाँ मुझे फिर भी लगता है कि एजुकेशन रोट लर्निंग क्या है अमेरिका में, और स्पेशली जो स्टेम एजुकेशन में उनका अलग कॉन्सेप्ट है कि आप कॉन्सेप्ट्स सीखिए। अगर आपको लगता है टेक्स्ट बुक्स में ही है तो आपकी जितने मर्जी आप टेक्स्ट बुक्स लेके आ जाइए एग्जाम्स में वो आप ट्राई करिए, बट एक्चुअली जब तक आप कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते और वो सब्जेक्ट डीपली नहीं जानते हैं आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट हुआ? जो दिल्ली में होता है वो हमें भी इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आई पुट इट इन बिजनेस टर्म्स कि वी आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंट्री। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड मोदी जी स्पीक, मतलब इट वाज अ लाइटनिंग स्ट्राइक मोमेंट। तो मुझे एकदम एक लगा कि दिस इज़ द पर्सन हु विल चेंज द कंट्री। हाल ही में एक पुस्तक आई है ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी की, कॉल वाई भारत मैटर्स। तो जयशंकर जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। पहले हमारी कॉन्फिडेंस कम थी भारत की, अभी जैसा हम बढ़ते जा रहे हैं और भारत सशक्त होते जा रहा है तो भारत की भी कॉन्फिडेंस, भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है कि अ ग्रेट नेशन इज़ नॉट बिल्ट ओनली ऑन इकोनॉमी और हैविंग अ ग्रेट एंड पावरफुल आर्मी। ये एक सेल्फ बिलीफ से ग्रेट नेशन बनता है कि भारत वॉज द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एंड विल अगेन बिकम द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। नमस्कार। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हर भारतीय को, वो चाहे किसी प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योर हो, उसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में अवश्य अपना योगदान देना चाहिए। समाज के लिए, देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आज चेंज मेकर्स की इस कड़ी में हमने एक ऐसी ही विभूति को बुलाया है जो एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, लेकिन साथ में वो राष्ट्र निर्माण की दिशा में देश के लिए, समाज के लिए और बहुत से और इनिशिएटिव्स में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। आज हमारे साथ हैं आदित्य पित्ती जी। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रवीण जी। थैंक यू सो मच। बहुत आभार कि आप आए हमारे स्टूडियो में। चेंज मेकर्स में हमारा प्रयास रहता है कि लोग अलग अलग व्यक्तियों से मिलें, उनके विषय में जानें और उनकी लाइफ से कोई ना कोई प्रेरणा लें। इस इंस्पिरेशन से जीवन में बहुत से लोगों को नई दिशा मिल सकती है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपके शब्दों में आपका अपना एक संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद प्रवीण जी। मैं पूना की एक प्रसिद्ध फैमिली में जन्मा हूँ। हमारी जो फैमिली थी ये पूना में पहली जो इंडस्ट्री थी स्थापित की थी, जो एक टेक्सटाइल मिल है जिसका नाम है राजा बहादुर मोतीलाल पुणे मिल्स। ये 1893 में स्थापित की गई थी। तो हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं पुणे के साथ। यहाँ स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद पूना से मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। आई डिड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर, और उसके बाद मैंने एक MS एंड MBA कंप्लीट किया है फ्रॉम द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो पूना में लौटने के बाद हमने जो बिजनेसेस हैं, काफ़ी नए बिजनेसेस में भी एक्सपैंड किया है। आज हम सोलर एनर्जी में भी हैं। मेरा एक प्रिसिशन कंपोनेंट्स बिजनेस है जो हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स बनाता है फॉर ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस। हम लोग कुछ नया फिनटेक में भी कर रहे हैं, रियल एस्टेट में भी एक्टिव हैं, और मेरा स्टार्टअप्स में भी इन्वॉल्वमेंट है, बोथ एज अ इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, एज वेल एज अ मेंटोर। जैसा अटल इनोवेशन मिशन है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, और स्पेशली यहाँ मुंबई में रामभाव मालघी प्रबोधिनी करके एक संस्था है, तो उनका एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ मैं काफ़ी हेल्प करता हूँ। क्या होता है इसमें? मैंने काफ़ी सुना है इसके विषय में। इंक्यूबेशन सेंटर्स में प्रवीण जी वो एक्चुअली गाइडेंस देते हैं। ये जो स्टार्टअप टीम्स होते हैं इनिशियल स्टेज में, तो उनको एक गाइडेंस मिलता है, मेंटोरशिप मिलता है, उनको एक जगह भी मिलती है अगर उनका इंटरेस्ट हो टू सेटअप देयर ऑफिस, एंड देन इनको धीरे धीरे कुछ फंडिंग भी मिलता है। ये सीड फंड अभी शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कॉल द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड।
तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो इनिशियल टीम्स हैं, सिर्फ आइडिया स्टेज पे हैं, उनको कोई फंडिंग नहीं मिलेगा, कमर्शियल फंडिंग। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को दायित्व दिया है कि आप अगर कोई प्रॉमिसिंग टीम है, प्रॉमिसिंग आइडिया हैं, तो उनको 10 लाख 20 लाख एज जस्ट अ सीड फंड दे सकते हैं। इसमें देयर इज़ नो कमिटमेंट, नो इक्विटी, नथिंग। तो प्रोत्साहित करने के लिए और इन टीमों को बढ़ाने के लिए। प्राइमरी एजुकेशन आपने यहाँ पे की, फिर आप विदेश चले गए। हाँ जी। वहाँ पे क्या क्या आपने पढ़ाई की, क्या एजुकेशन ली वहाँ पे? मेरा एजुकेशन था इन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। अच्छा। और उसके साथ साथ फिर मैंने MBA भी किया हुआ है। आई थिंक मेरी कोर थिंकिंग अभी भी इंजीनियर के जैसा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। हाँ, बट आई स्टिल फील कि कोर थॉट प्रोसेस इज़ लाइक एन इंजीनियर, एंड व्हेन आई नीड तो वो MBA टूल्स मैं ला सकता हूँ, पर आई थिंक थॉट प्रोसेस इज़ मोर साइंस एंड टेक्निकल। तो वहाँ पे जाके पढ़ के जो है क्या एक दृष्टिकोण नया आपको मिला, और क्या आपको लगता है कि डिफरेंस है यहाँ के जो हायर स्टडीज़ हैं और वहाँ के हायर स्टडीज़ में? आई थिंक एक जो प्राइमरी डिफरेंस है प्रवीण जी, इट इज़ यहाँ मुझे फिर भी लगता है कि एजुकेशन रोट लर्निंग क्या है, आप कितना मेमोराइज कर सकते हैं और आप कितना वो रिक्रिएट कर सकते हैं पेपर पे। अमेरिका में और स्पेशली जो स्टेम एजुकेशन में जो उनका अलग कॉन्सेप्ट है कि आप कॉन्सेप्ट्स सीखिए, और आपको आप कुछ भी मेमोराइज करके आप वहाँ एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको रियली आपकी लर्निंग को अप्लाई करना पड़ेगा। और बहुत इनफैक्ट एग्ज़ाम्स में इन लोग ओपन बुक भी रखते हैं, बिकॉज़ उनका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको लगता है टेक्स्ट बुक्स में ही है तो आप जितने मर्जी आप टेक्स्ट बुक्स लेके आ जाइए एग्ज़ाम्स में, वो आप ट्राई करिए। बट एक्चुअली जब तक आप कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते और वो सब्जेक्ट डीपली नहीं जानते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। दैट इज़ वन। The other thing I feel is how they expand your mind with what they call core curriculum. तो यहाँ अगर कोई मानिए इंजीनियरिंग सीख रहा हो, वो सिर्फ इंजीनियरिंग सीखता है, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और इंजीनियरिंग। वहाँ उनका इनफैक्ट फर्स्ट 2 years में आपको कुछ कोर करिकुलम लेना ही पड़ता है, लाइक क्लासेस इन फ़िलॉसफी, सोशल साइंसेज, अलग अलग जो आपके इंटरेस्ट हैं। तो इससे मुझे ऑनेस्टली आई बिलीव कि आपका माइंड काफ़ी एक्सपैंड हो जाता है, आपको एक मोर होलिस्टिक व्यू मिलता है ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। और इसका एक और एडवांटेज है कि वो जैसा आप फ़िलॉसफी क्लास कर रहे हैं, मानिए आपके लिए एक ही क्लास करना है, पर आप जो फ़िलॉसफी मेजर्स हैं, जो फ़िलॉसफी की डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात होती है। तो अलग थॉट प्रोसेस, अलग वेज ऑफ थिंकिंग से आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये एक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बहुत ही अच्छी बात मैंने भी देखी वहाँ अमेरिका के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे भी इन सब चीज़ों को मेरे ख्याल से लागू करना चाहिए। राइट। फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ऐसा एजुकेशन पैटर्न है, क्या रीज़न है कि यहाँ पे इस तरीके से हम नहीं कर पाते हैं? यू नो, वी हैव बीन विद दिस काइंड ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट हैंगओवर। तो अभी बदलाव आ रहा है। आई थिंक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, NEP, ये काफ़ी हद तक सुधार लाने का कोशिश है। ऑल्सो दिस आई थिंक थ्रस्ट टू ब्रिंग द इंडियन नॉलेज सिस्टम इनटू द एजुकेशन। ये भी एक बहुत अच्छा प्रयत्न है कुछ चेंज लाने के लिए। तो मेरा फीलिंग है कि ये चेंज आएगा, समय लगेगा, पर चेंज आएगा। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, इसलिए कभी कभी थोड़ी चिंता भी होती है। अगर अब तक आ जाता तो और अच्छा होता है। बिल्कुल। क्योंकि कई जनरेशन्स जो है ना, वो एक आइडियोलॉजिकल सबवर्जन से गुजरी हैं, और उसका प्राइमरी रीज़न था कि कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो इंडिजिनसली वो भारत का नहीं था। वो जो अंग्रेज़ों ने लागू किया अंडर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का, उसी पैटर्न पे ही हम चले। और फिर कष्ट तो ये होता है कि हम स्वतंत्र होने के बाद भी उसी पे चलते रहे। बिल्कुल। कोई ऐसा अभी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे भारत में जो उस मॉडल पे एजुकेशन अपना देती हो, इम्पार्ट करती हो? इनफैक्ट प्रवीण जी, मैं एक इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। ये सोनीपत में है और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं कई सालों से उनकी मदद कर रहा हूँ, और हाल ही में आई हैव जॉइंड देयर एज अ फाउंडर बोर्ड मेंबर।
तो दिस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन स्टार्टेड बाय सम वेरी ब्राइट पीपल फ्रॉम IITs, और इनका आइडिया था टू गिव टॉप क्लास एजुकेशन विच विल मेक द स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल, बट साथ के साथ इन लोग ने भी एक कोर करिकुलम टाइप इंट्रोड्यूस किया है। तो कुछ कोर्सेज हैं जो हर स्टूडेंट को लेने ही पड़ते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फाइनल डिग्री दैट दे आर ट्राइंग टू ऑब्टेन। तो इसमें फॉर एग्जांपल आई वाज सरप्राइज टू सी कि योगा भी है, योग भी है। तो हर सुबह योग होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, हमारे इंडियन कल्चर नॉलेज सिस्टम के भी सीख दी जाती है। सो ये एक बहुत अच्छा प्रयत्न है, और दे आर ट्राइंग टू बी द फर्स्ट इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। इनकी आइडिया है कि स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल हों ग्रेजुएशन के बाद, बट साथ साथ वो कुछ ना कुछ राष्ट्र निर्माण में भी मदद करें। क्या बात है। तो ये राष्ट्र निर्माण का जो एक फीलिंग है वो इनकलकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स में। बहुत बढ़िया, तो ये बहुत अच्छा है। और नाम भी आप देखिए, ऋषि नाम बड़ा अच्छा है, ऋषि। हाँ, तो ये दे हैव टेकन इट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जो स्पीच थी शिकागो में, तो वहाँ से उन्होंने ये टर्म यूज़ किया है, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी। वेरी नाइस, मैं इसको देखूंगा है। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्टिंग है। इस तरीके के और इंस्टीट्यूशंस भारत में आने चाहिए, बिल्कुल, जो एक सच्चा दृष्टिकोण दें हमारे युवाओं को। करेक्ट। और बड़ा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करें। हाँ जी, यही हमेशा प्रयास रहता है। प्राच्यम भी इसीलिए इस तरीके की फिल्में बनाता है कि हमारे युवाओं को, भारतीय लोग जो पूरे विश्व में हैं, उनको भारत के विषय में मालूम चले कि क्या भारत वास्तविकता में है, क्या सच्चा नैरेटिव है भारत का। ये हमें लगता है कि ये इस तरीके का चीज़ों का होना किसी भी एजुकेशन करिकुलम में बहुत आवश्यक है। ऑल्सो ये और भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज चेंज अभी युवाओं से आएगा। बिल्कुल। मीडियन एज ऑफ इंडिया इज़ 28 समथिंग, जो मुझे याद है। 28 से 29 साल की मीडियन एज है इंडिया में। तो जो चेंज आएगा वहीं से आएगा, युवाओं से। एंड एजुकेशन में ये बदलाव ला के और उनको ये वैल्यू सिस्टम सिखा के तो बहुत चेंजेस आएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप एक काफ़ी एक्टिव एंजल इन्वेस्टर भी हैं, तो क्या क्या करते हैं, किस तरीके के लोगों में आप पोटेंशियल देखते हैं, इन्वेस्ट करते हैं? तो इनिशियली प्रवीण जी, मेरा एंजल इन्वेस्टिंग मैंने इनिशियली लाइक अ फाइनेंशियल एसेट क्लास देखा था कि आफ्टर अ वाइल आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। नए यू कैन नॉट ऑन योर ओन स्टार्ट न्यू कंपनीज ऑल द टाइम, बिकॉज you don't know those subjects, especially with so much advancement in technology. तो जो young teams हैं with new energy, तो उनको support करना was angel investing. तो उस दृष्टिकोण से मैंने कुछ angel investing किया है काफ़ी, कुछ platforms में भी। बट उसके बाद मेरा इंटरेस्ट थोड़ा चेंज हुआ है। अभी I am more interested to help and mentor these teams. Means I am not looking at it as an investment as much as how I can help with my experience and connections. Because जो teams हैं आजकल, they are very clever, they have great ideas, but उनको जो चाहिए है कि market connections. So how I can use my connections to open doors for them, help them. And आपको भी पता है, जब हम बोलते थे भारत सोने की चिड़िया थी, we were the largest economy in the world by far. तो उस समय there were more entrepreneurs in India. सभी अपना अपना छोटा बड़ा बिजनेस करते थे। तो we were always a country of job creators, not job seekers. तो मुझे ये भी दिखता है कि ये स्टार्टअप कल्चर जो आ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि लोग जॉब क्रिएटर्स बनेंगे और नॉट ओनली जॉब सीकर्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance.
प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Prachyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Prachyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Prachyam. Prachyam is doing a very good job. We Sanatanis need Prachyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Prachyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. आप और भी कई सोशल कॉजेज़ में काम करते रहते हैं, थोड़ा उसके विषय में बताइए हम लोगों को। प्रवीण जी, मेरा था कि मुझे इंटरेस्ट है हर संस्था में या इनिशिएटिव में जहाँ राष्ट्र निर्माण जुड़ा हो। तो मेरे संघ से भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हैं, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करता हूँ। इंडियन आर्मी के भी, एक इंडियन आर्मी में मेजर सुरेंद्र पूनिया हैं, तो इन्होंने एक संस्था शुरू की है कॉल्ड फिटिस्तान, फिट भारत, और इसमें ये मैराथॉन्स ऑर्गेनाइज करते हैं अंडर द नेम सोल्जराथॉन। तो ये इंडियन आर्मी के सपोर्ट के लिए हैं। इनके मेंटोर हैं जनरल वीके सिंह जी, और ये देश में अलग अलग जगहों पे इनका मैराथॉन्स होता है। अभी हाल ही में पिछले महीने पूना में हुआ था एट द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉल्ड सोल्जराथॉन, और इसके जो प्रोसीड्स था दैट वेंट टू द पूना पैराप्लीजिक सेंटर जो इंडियन आर्मी का है। तो ये अच्छी सब जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें मैं मदद करता हूँ। तो इसमें मैं भी मदद करता हूँ टू गेट स्पॉन्सरशिप, अदर कनेक्शंस। और पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट हुआ, कैसे पॉलिटिक्स में प्रवेश किया आपने? तो प्रवीण जी, मेरा ऑलवेज इंटरेस्ट रहा है इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। आई हैव ऑलवेज फाउंड इट इंटरेस्टिंग। तो मैं स्टडी करता था, पढ़ता था काफ़ी, बिकॉज आई बिलीव कि ये एक सब्जेक्ट में रुचि और जानकारी सबको रखना चाहिए, बिकॉज जो दिल्ली में होता है वो हमें भी इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आई पुट इट इन बिजनेस टर्म्स कि वी आर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंट्री। तो जो हेड ऑफिस में हो रहा है या बोर्ड कर रहा है, तो वन शुड बी अवेयर एंड टेक सम डिग्री ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले तो इस लेवल से शुरू हुआ, फिर मुझे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट बढ़ा तो मैं कुछ ना कुछ इन्वॉल्व हो गया टू हेल्प, एंड स्पेशली भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव दैट दे आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड आई थिंक टर्निंग पॉइंट आया था इन 2014। नरेंद्र मोदी जी आए थे पूना फॉर अ प्री इलेक्शन रैली, जब वो स्टिल उस समय भी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। तो प्री इलेक्शन रैली हुई थी पूना में एट द एसपी कॉलेज ग्राउंड, एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड मोदी जी स्पीक, तो मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ लाइक दैट लाइटनिंग मोमेंट, लाइटनिंग स्ट्राइक मोमेंट। तो मुझे एकदम एक लगा कि दिस इज़ द पर्सन हु विल चेंज द कंट्री। मुझे ऑनेस्टली लगा, मैंने जो उन्होंने किया था गुजरात में वो तो मैं जानता था, बट एक बार वो लाइव रैली में उनको सुन के मुझे लगा कि ये अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहुत बदलाव आएगा
देश में। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद मैंने मेरी एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ा दी, मोर इंटरेक्शन विद भारतीय जनता पार्टी। फॉर मी पॉलिटिक्स इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर नेशन बिल्डिंग, दैट इज़ माई फीलिंग। तो मुझे फिर लगा कि अगर मुझे जेन्युइन इम्पैक्ट करना है तो मुझे ये सिस्टम में आना पड़ेगा एंड आई नीड द प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए मैं औपचारिक ढंग से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की करीबन 2.5-3 साल पहले। तो उससे मेरा अभी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ गया है। तो अभी क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप? मेरा एक पहले जो रोल था इट वाज विद द इंडस्ट्री एंड बिजनेस सेल इन महाराष्ट्र। आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र स्टेट एंड इंचार्ज पुणे सिटी फॉर द इंडस्ट्री एंड बिजनेस सेल। और अभी प्रेजेंटली मेरा रोल है एज द कन्वीनर वेस्टर्न महाराष्ट्र ऑफ द इंटेलेक्चुअल सेल। अच्छा, ये थोड़ा बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल के विषय में बताइए। प्रवीण जी, द आइडिया इज़ कि हम कैसा कनेक्ट करें विद द एडुकेटेड प्रोफेशनल्स इन महाराष्ट्र, उनको क्या मैसेजिंग दे सकें, उनके लिए क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकें और उनका कैसा इन्वॉल्वमेंट हो, नॉट ओनली विद द पार्टी बट विद नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़। एनीबडी कैन जॉइन दिस? कैसे होता है? Who can become a part of this? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ये खास बात रही है बीजेपी की जो मुझे आकर्षित भी की थी कि इट इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनली वेल स्ट्रक्चर्ड पार्टी। तो महाराष्ट्र का आप आए, लाइक हेड ऑफिस अगर आप मान लीजिए दिल्ली है तो ब्रांच ऑफिसेज हैं। तो महाराष्ट्र का जो ब्रांच ऑफिस मीन्स इट्स द बीजेपी महाराष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें वेरियस सेल्स हैं सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग सेल्स, इंडस्ट्री, इंटेलेक्चुअल, माइनॉरिटीज़, अलग सेल्स हैं, विमेन। तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर है। देर इज़ अ हेड फॉर इंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसके नीचे कुछ लाइक मी देर इज़ अ कन्वीनर वेस्टर्न महाराष्ट्र, अदर एरियाज़ के भी हैं, फिर सिटी वाइज हेड्स हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारे सेल का भी पूरा बना हुआ है और इसमें लोग जुड़ सकते हैं। लाइक आपका अगर इंटरेस्ट हो तो आप बीजेपी पुणे की जो एक्टिविटीज़ हैं इंटेलेक्चुअल सेल, उसमें आप जुड़ सकते हैं। आपका और इंटरेस्ट हो तो आप कुछ महाराष्ट्र लेवल एक्टिविटीज़ में भी जुड़ सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी ओपन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जो पक्ष है आपके जीवन का हमको बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा, इसीलिए हमें लगा कि आपको बुलाना चाहिए। हिंदूज़ जो है ना, वो हमने देखा है कि अपने अपने बिजनेसेस, प्रोफेशंस में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो पॉलिटिक्स में, समाज में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। लेकिन ये करना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि हम चाहे जो भी जिस प्रोफेशन में हो, जैसा मैंने शुरू में कहा, हम लोगों को एक पार्टिसिपेशन, एक योगदान है ना, उस दिशा में काम करना चाहिए जिससे कि राष्ट्र निर्माण भी हो सके कुछ है। और इसीलिए जो दर्शक ये देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, हमें लगता है कि उनको आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक अपना बिजनेस, अपना एक जो पारिवारिक जो हमारा वो था वो अपनी जगह है, लेकिन साथ में आगे बढ़ के ये सोचना है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, राष्ट्र निर्माण की दिशा में क्या योगदान कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में हम क्या किस तरीके से कोई अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अच्छे लोग, जितने अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे उतना ही ये देश और अच्छा बनेगा, क्योंकि माध्यम तो पॉलिटिक्स है चीज़ों को करने का। बिल्कुल। तो आगे क्या योजना है? क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आएंगे? चुनाव वगैरह भी लड़ने की योजना है? नहीं प्रवीण जी, मेरा चुनाव लड़ने की तो कुछ टारगेट्स या आइडिया नहीं है। मुझे पार्टी में ही काम करना है एंड यही अगेन ख़ास बात है भारतीय जनता पार्टी की कि मोस्ट लॉट ऑफ द वर्क इज़ डन विद इन द पार्टी। एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर है वहाँ, और मुझे नॉर्मली बैकग्राउंड में वर्क ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं और योगदान कर पाऊँगा। तो मुझे चुनाव में तो अभी इंटरेस्ट नहीं है। और जैसा आपने बोला, ये एक सभी को सामने आके कुछ ना कुछ करना चाहिए राष्ट्र निर्माण के लिए। एक छोटा उदाहरण है, मेरे जो वाहन चालक भी है, तो मैं तो सबको लेक्चर देते रहता हूँ।
कि आप क्या कर सकते हैं। तो वो मुझे बोलता था कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या करूँगा। तो मैंने बोला जो मोदी जी के आइडियाज़ होते हैं वो बहुत सरल होते हैं, जो सभी योगदान कर सकते हैं। जैसा स्वच्छ भारत था, तो इसमें अगर आप अपने घर के आसपास, घर के अंदर और आसपास अगर स्वच्छता रखें तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी का मतलब थिंकिंग में मैंने उसको बोला था कि आप कभी भी ट्रैफिक लाइट्स या किसी भी ट्रैफिक रूल को मत तोड़िए। ना जस्ट हम पूना सिटी में हैं, काफ़ी केओटिक ट्रैफिक है, पर अगर इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लेमिंग कि ये ट्रैफिक पुलिस नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का पालन करें तो पूरा चेंज हो जाएगा। बहुत सही कहा मतलब आपने। सिटी विल बिकम अ वंडरफुल प्लेस टू लिव। कहा आपने। ये अगर एक आत्म अनुशासन हम अपने अंदर डेवलप कर लें तो निश्चित रूप से बहुत सुधार आ जाएगा पूरे राष्ट्र के स्तर पे। और ये चीज़ हमें लगता है वेस्ट से सीखनी चाहिए हमें। बिल्कुल। जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो सीखनी चाहिए। आपने मोदी जी का जिक्र किया और दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग डिस्कशन दैट वी कैन हैव नाउ इज हम बड़े प्रभावित हुए जब मैंने आपकी किताब जो आपने लिखी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम सो मेनी थिंग्स यू रोट अ बुक मोदीज नॉर्थ ईस्ट स्टोरी है। ये बहुत ही अच्छा आपका प्रयास था कि आपने इस विषय पे एक पुस्तक लिखी है। हमें और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए इस बुक के बारे में। प्रवीण जी, मेरी मुलाकात हुई थी 2 साल पहले विद तुहिन सिन्हा जी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। तो हमारी बात हुई थी कि हम कुछ नेशनल लेवल नैरेटिव पे कोलैबोरेट करें। तो उस समय जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे तो आवर आइडिया वाज वी शुड लिस्ट द टॉप 5 अचीवमेंट्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट इन द प्रीवियस 8 और 9 ईयर्स। जब हम मिले तो उसमें हमने दोनों में लिखा था नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। जब हमने नोट्स कंपेयर किए तो हम लोग दोनों की जानकारी लिमिटेड थी, लाइक अ हेडलाइन न्यूज़ कि कुछ तो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, एग्जैक्टली क्या, कहाँ, क्या उसका डेटा है, तो जानकारी लिमिटेड थी। इन जनरल थोड़ी जानकारी लिमिटेड थी। और जब हमने इस पे रिसर्च भी किया तो ऐसे कोई बुक्स नहीं थे, आर्टिकल्स भी कम ही थे कि क्या हुआ है। तो दैट टाइम वी थॉट कि लेट अस टेक ऑन दिस डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ डॉक्यूमेंटिंग व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड इन द नॉर्थ ईस्ट। और इनिशियल रिसर्च में हमको लगा कि अभी हम इसमें लिमिटेड लिख सकते हैं, बिकॉज क्रेडिबिलिटी ऑफ अस लिविंग इन, ही लिव्स इन मुंबई, आई लिव इन पुणे, तो कम होगी। तो वी मस्ट कन्विंस द स्टेक होल्डर्स हु हैव गाइडेड दिस बिग चेंज इन नॉर्थ ईस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनसे लिखवाएंगे। तो वो और भी चैलेंजिंग हो गया। तो इसमें एसेज हैं हिमंता बिश्व शर्मा जी की, पेमा खांडू जी, अलग अलग एस्पेक्ट्स भी, असाइड फ्रॉम पॉलिटिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया है, कल्चरल चेंज क्या आया था। तो ये प्रोजेक्ट में हम लोग का काफ़ी दौरा लगा नॉर्थ ईस्ट में, एंड काफ़ी हमको सीखने भी मिला और हमने ये खुद देखा है। वी ऑलवेज से दैट नॉर्थ ईस्ट सफ़र्ड फ्रॉम टिरनी ऑफ डिस्टेंस। दूर था, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया 70 सालों तक। कुछ कुछ गांव है वहाँ प्रवीण जी दैट जिसमें रोड्स ही नहीं आए थे। ये हाईवे, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स तो दूर की बात है, रोड्स नहीं आए थे। हमने एक एनेक्डोट लिखा है, कुछ गांव था, मुझे याद है, नाम है ताली, TALI। तो वहाँ रोड्स ही नहीं आए थे टिल पेमा खांडू जी गॉट द फर्स्ट रोड्स बिल्ट थे। और वहाँ हमने जो भूपेन हजारिका एक ब्रिज है अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर, तो इट इज़ वर्ल्ड क्लास, वर्थ सीइंग। 11 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है, जो पहले 20-25 घंटा लगता था ये डिस्टेंस तय करना, अभी वो आधे घंटे में हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मोदी जी का और मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है कि नॉर्थ ईस्ट को जो है पूरा उन्होंने बदल दिया। मैं अभी प्राच्यम ने एक फिल्म बनाई अरुणाचल के ऊपर। ये जो चाइना का एक प्रोपेगेंडा चल रहा था ना, जो दावा कर रहे थे अरुणाचल के ऊपर और तमाम और टैक्टिक्स कर रहे थे, तो इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेशन में हम लोगों ने एक फिल्म बनाई ये इस सत्य को स्थापित करने के लिए कि हज़ारों साल से कितना
अरुणाचल जो है वो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है ना। भगवान कृष्ण उनका विवाह भी वहीं हुआ था, रुक्मिणी से, है ना। और इसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, वेदों में है ना, इतिहास के ग्रंथों में है, तमाम शास्त्रों में है। तो किसी की दावा करने से कुछ नहीं होता, तो इस सत्य को स्थापित करना था। और क्या कुछ काम हुआ है अरुणाचल में, और कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत वो जगह है, कितना प्यारा प्रदेश है, कितने अच्छे लोग हैं, कितनी विविध वहाँ की संस्कृति है। इस सब पे एक हमने फिल्म बनाई जो अभी 1-1.5 महीना पहले वो वहाँ पे अभी रिलीज़ हो गई। वहाँ के एक म्यूज़ियम बनाया गया, उसकी परमानेंट फीचर है फिल्म में। तो लोग जो है वो देखेंगे तो उससे इंस्पायर्ड होंगे, और जो एक सच्चा नैरेटिव है वो सामने आएगा। तो बहुत काम हुआ है, बिल्कुल। हमें वहाँ के आर्मी के लोगों ने भी बताया, हम पूरे अरुणाचल में हमने जाके शूट किया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है वहाँ पे। तो आप तो नॉर्थ ईस्ट के कई प्रदेशों में गए होंगे, तो अगर जो मेन हाइलाइट्स हैं, अगर नक्शल में वो बताना है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? मुझे तो प्राइमरीली प्रवीण जी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज अगर आप सिर्फ बात करेंगे कि आप जुड़ गए हो भारत के साथ, रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ, या आप यहाँ बिजनेस क्रिएट करिए या कुछ डेवलपमेंट लाइए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हो नहीं पाएगा। और ये मोदी जी का ऑलवेज काइंड ऑफ एक थॉट प्रोसेस रहा है। प्राइवेट इंडस्ट्री या कोई प्राइवेट पर्सन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला सकता है। तो इनका ऑलवेज आई गिव इट अ एग्जांपल कि इट इज़ लाइक लेइंग द फाउंडेशन फॉर अ बिल्डिंग, जो यहाँ इन्होंने कर दिया है। अभी फ्लाइट्स आ रही हैं, मूवमेंट है स्टार्टेड बिकॉज ऑफ हाईवेज, ब्रिजेस, रेल रोड्स। तो इस फाउंडेशन पे अभी काफ़ी कुछ डेवलप हो सकता है, विच इज़ बिजनेसेस। तो ये नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट जो होगा वो स्टेट लेवल पे होगा, प्राइवेट पीपल विल बी इन्वॉल्व। इन्होंने इवन टॉप लेवल नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन डेवलप्ड इन नॉर्थ ईस्ट। IIT है गुवाहाटी में, एम्स है, IIM है शिलोंग में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है। सो इवन बेस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वहाँ स्थापित किए गए हैं। तो काफ़ी बदलाव अभी आएगा ऑन दिस फाउंडेशन। और जैसा आपने राइटली बोला है, जो काम हुआ है वो कोई नकार नहीं सकता है। मैं तो इसको अगेन बिजनेस टर्मिनोलॉजी में आई कॉल नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, बिकॉज कुछ था ही नहीं वहाँ। तो सब फर्स्ट टाइम ग्राउंड अप मोदी सरकार ने बनाई है। और मेरा ऑलवेज एक फेमस कोट है फ्रॉम W. Edwards Deming, who was the quality guru. So he used to say, in God we trust, rest must bring data. जो अमेरिका का है, तो द प्ले वॉज ऑन दैट। तो आई ऑलवेज से कि डेटा इज डेटा, फैक्ट्स आर फैक्ट्स विच यू कांट इग्नोर। बिल्कुल सही बात है। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट काम जो हुआ ये करने से, वो ये हुआ कि नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने मेनलैंड भारत से बहुत क्लोजली इंटीग्रेट कर दिया। बिल्कुल, नहीं तो एक थोड़ा दूरी सी थी, है ना वो। और उन लोगों को भी हम अब पता नहीं क्यों 70 साल में अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाए थे। हाँ। भारत के समाज में, या है ना भारतीय, और जो हमारा पूरा देश है उसके साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो मैंने देखा वहाँ पे, कि लोग अब वहाँ पे गर्व करते थे, बड़े गर्व से कहते थे। और उनको बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने भी उनको ना अपना बना के अब आगे चल रहे हैं। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end it now. We bring to you Prachyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows that you will not find on YouTube. Prachyam. 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 Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com.
बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं भारत में जो कभी गए भी नहीं हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। मोदी जी, मुझे अभी लास्ट स्टेटिस्टिक नहीं पता, बट उनके विजिट्स मुझे लगता है 80 से भी ज़्यादा हैं टू नॉर्थ ईस्ट, एंड उन्होंने इनकरेज किया है कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी जाना। तो मुझे जो जानकारी है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का क्यूम्युलेटिव विजिट्स इज़ मोर देन 800। ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो इससे काफ़ी बहुत बड़े चेंजेस आई हैं वहाँ। आगे आपको क्या लगता है कि आगे क्या विजन है प्राइम मिनिस्टर का नॉर्थ ईस्ट को लेके? नॉर्थ ईस्ट में इनका बहुत ज़्यादा दे हैव लॉट ऑफ एस्पिरेशंस एंड बिग टारगेट्स। आपको एक जानकारी होगी, देयर इज़ अ स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इट इज़, मोस्ट पीपल डोंट नो, ये एक ही मिनिस्ट्री है जो एक रीजन के लिए है। न तो सब जो केंद्रीय मिनिस्ट्रीज होती हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, दे आर जनरल, दे आर अराउंड अ सब्जेक्ट। दिस इज़ द ओनली मिनिस्ट्री फॉर द रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के, तो इनके बहुत स्पेसिफिक टारगेट्स हैं। आपको पता रहेगा कि अभी हमारा काफ़ी पुश है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। दिस इज़ अ वाइटल इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री। तो एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट असम में बिल्ड हो रहा है। अच्छा। हाँ, इतना महत्व है नॉट ओनली सेमीकंडक्टर्स का, पर उन्होंने असम चुना है ये एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने के। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा, ये जो एक कई स्टेट्स में वहाँ भी एक जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, वो उसके विषय में आप लोगों का क्या सोचना है? यू नो, दिस डेमोग्राफिक चेंज तो रियलिटी है, इट इज़ ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न। तो इसमें काफ़ी कुछ आई थिंक हिमंता बिश्व शर्मा जी ने भी बात की है। तो आई थिंक अलग अलग स्टेट्स अलग अलग वेज से टैकल करना चाहते हैं, बट मतलब दे आर सीज्ड ऑफ द मैटर, एंड आई थिंक दे आर मॉनिटरिंग एंड टेकिंग एक्शन एज नीडेड। हाँ, थोड़ा कंसर्न तो इसको लेके है ही है, बिल्कुल चिंताजनक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरीके का कोई इनिशिएटिव है जो इस पे थोड़ा अंकुश लगाए? किस चीज़? क्योंकि जैसे मिशनरीज भी वहाँ काम कर रही हैं, है ना, कन्वर्जन्स भी बहुत हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आई थिंक बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर तो कर रहे हैं, एंड आई थिंक जहाँ नीडेड दे विल टेक नेसेसरी एक्शन। आनंद जी, ये बताइए कि आप जैसे लोग हैं, है ना, जो बिजनेस लीडर भी हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन भी ली, वो लोग कैसे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं? क्या क्या ऐसे लोगों को करना चाहिए? एक इमीडिएटली जो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, जहाँ सब कोई जुड़ सकता है, इज़ द मिशन ऑफ विकसित भारत। ये जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि 2047 में हमारे इंडिपेंडेंस के 100 साल बाद भारत एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। इसका जो मेट्रिक है, टेक्निकली अगर आप एक इकोनॉमिक मेट्रिक देखें तो वर्ल्ड बैंक डिफाइंस इट एज अप्रॉक्सीमेटली पर कैपिटा इनकम इन एक्सेस ऑफ $15,000। आज हमारा पर कैपिटा इनकम लगभग $2,800 है, $2,800। तो काफ़ी बड़ा लीप हमें लेना है। तो ये एक इकोनॉमिक मेट्रिक है ऑफ डेवलप्ड नेशन। पर इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने अपने विजन को आर्टिकुलेट किया है कि ही इज सेइंग वी मस्ट बी बियॉन्ड द इकोनॉमिक मेट्रिक्स, इट शुड बी अ होलिस्टिक डेवलपमेंट विच शुड बी इंक्लूसिव, इक्विटेबल, मीन्स ये सबको लेके चले। तो जहाँ यू नो एवरीबडी हैज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, वाइल you know we have a holistic development preserving our culture, the environment। तो ये आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिफाइंग विजन एंड मिशन है। तो इसमें सब कुछ सभी जन जुड़ सकते हैं अलग अलग वे से। इनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं अलग अलग लेवल्स पर, कुछ स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, कुछ बिजनेस सर्कल्स में होते हैं। तो आई थिंक ये एक यूनिफाइंग मिशन है जिसमें सब कोई जुड़ सकता है। तो वो क्या एक एडवाइस आप भारत के युवाओं को, यंग चेंज मेकर्स को देना चाहेंगे जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो आपकी इस लाइफ जर्नी से प्रेरणा ले सकते हैं? मैं तो बोलूँगा अगेन कि आप विकसित भारत मिशन में जुड़िए। और इसके अलावा मेरा एक फर्म
मानना है, फर्म बिलीफ है कि अ ग्रेट नेशन इज़ नॉट बिल्ट ओनली ऑन इकोनॉमी और हैविंग अ ग्रेट एंड पावरफुल आर्मी. ये एक सेल्फ बिलीफ से ग्रेट नेशन बनता है. एंड युवाओं को तो स्पेशली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ डेवलप करना चाहिए कि भारत वॉज द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एंड विल अगेन बिकम द ग्रेटेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग सम इकोनॉमिक मैट्रिक्स, मैं जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ. तो ये एक एवरीथिंग, ये मैं बोलता हूँ ऑलवेज युवाओं को कि यू मस्ट हैव अ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल कॉन्फिडेंस. एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट इसमें मैं आपको एक उदाहरण दूंगा. हाल ही में एक पुस्तक आई है ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी की, कॉल वाई भारत मैटर्स. तो उसमें उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट दिया था कि ये पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ ऑफ हनुमान जी, तो उसका उदाहरण दिया था. एंड देन उन्होंने बोला कि जैसा हनुमान जी को अपने पावर्स की कल्पना नहीं थी इनिशियली कि वो क्या कर पाएंगे. जब वो युवा थे हनुमान जी, तो वो छलांग लेके सूर्य भगवान को खाने की प्रयत्न किए थे. और उसके बाद जब इवन लंका जाना था तो वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो एक छलांग में लंका पहुंच सकेंगे, जब तक उनको बताया गया कि आपकी क्या पावर्स हैं. और वो अपनी अपनी खुद की शक्तियाँ जैसे एक्सपीरियंस किए और जानकारी हासिल की, तो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पावर्स केप्ट इंक्रीजिंग. तो जयशंकर जी ने ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि भारत भी इसी टाइप के सिचुएशन में है कि पहले हमारी कॉन्फिडेंस कम थी भारत की. अभी जैसा हम बढ़ते जा रहे हैं और भारत सशक्त होते जा रहा है, तो भारत की भी कॉन्फिडेंस, भारत का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है कि हम ये भी कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे. आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी. मुझे लगता है 2 या 3 साल मैक्स में हम 30वीं नंबर पे पहुंच जाएंगे, 3री नंबर पे. तो ये सब हमारे कॉन्फिडेंस का है. हम लीड कर रहे हैं इवन इन ग्लोबल अफेयर्स, स्पेशली फॉर द ग्लोबल साउथ, वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ. तो ये मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगा है और ये मैं सबको बोलता हूँ. बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है. और ईश्वर से प्रार्थना है कि अपनी जो शक्ति है भारत की, उसको हम सब रियलाइज़ करें और इसको पूरे विश्व में चरमोत्कर्ष पे लेके जाएं. ये हमें लगता है कि हर किसी के मन में, हर भारतीय के मन में ये संकल्प होना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. आदित्य जी, अगर मैं पूछूं कि वो कौन सी पुस्तक है, कौन सी बुक है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल रही, अगर 1 या 2 या 3 किताबें जो हर युवा को पढ़नी चाहिए, जो इस तरीके का राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करना चाहता है? एक तो मैं ये वाई भारत मैटर्स एकदम रिकमेंड करूँगा, डॉक्टर जयशंकर जी की. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है. और एक है बाय रैंडी पॉश, कॉल द लास्ट लेक्चर. ये एक बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर थे यूनाइटेड स्टेट्स में, जिनको कैंसर हो गया था और वो जानते थे कि उनका जीवन अभी सीमित है. तो उन्होंने ये एक्चुअली एक लास्ट लेक्चर करके दिया था कॉलेज में, और इस पर एक फिर पुस्तक भी लिखी थी कॉल्ड द लास्ट लेक्चर, कि रियली हिज लास्ट लेक्चर. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स उन्होंने दिया है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स एंड फॉर स्टूडेंट्स. और अगर आपसे मैं यही सवाल पूछूं कि अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा है, वो अगर हमारे दर्शकों के साथ अगर उसका एसेंस अगर आप शेयर करना चाहें, तो वो क्या लाइफ लेसन्स हैं जो उनको डेफिनेटली अपने जीवन में उनको एक बहुत बढ़िया एक मार्गदर्शन देंगे? मैं 2-3 चीज़ बोलूँगा प्रवीण जी. एक तो है टू ऑलवेज हैव अ लर्नर माइंडसेट. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि आपको कंटिन्यूसली लर्निंग माइंडसेट में रहना चाहिए. ये तो एक है. एंड आई ऑल्सो से कि लक इज़ व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, कि कुछ भी रैंडमली नहीं होता है. अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आप काम करो, तो दैट्स हाउ लक मीट्स यू. एंड ऑल्सो दे से द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट. तो एक वे है कि हार्ड वर्क इज़ इसेंशियल. आप करोगे काम तो आप लकी भी हो जाओगे. अगर बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, अगर मैं आपसे पूछूं
कि अगर आपको अपने शब्दों में अगर संक्षिप्त में आपका क्या विजन है भारत को लेके, अगर ये बताना है तो क्या होगा वो? मेरा विजन तो यही है कि भारत विल बी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नेशन अगेन। आई थिंक ये हमारी डेस्टिनी है, ये होके रहेगा। एंड अगेन मैं स्ट्रेस करूँगा कि नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर, ये हर एरिया में भारत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ, कल्चर, इन्वायरमेंट, तो सभी चीज़ों में भारत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो ये मेरा एक विज़न है और मैं मानता हूँ कि अगर सब जुड़ के काम करेंगे तो ये हम कर पाएंगे। ये मैं मोदी जी का कोट दूंगा, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। क्या बात है। नहीं, आप जैसे लोग अगर और इस दिशा में प्रयास करें और अपना अपना योगदान दें राष्ट्र निर्माण में, भले वो किसी प्रोफेशन के हों या कहीं किसी बिजनेस बैकग्राउंड के हों, लेकिन अगर आपकी तरह सोचें कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में क्या कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से अगर हम अपने उस कोकून से बाहर निकल के अगर इस दिशा में अगर सब भारतीय जो संपन्न हैं, जो जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, जिन्होंने विश्व में से बहुत चीज़ें सीखी हैं, अगर वो आगे आएंगे और प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत पूरे विश्व में अपने शीर्ष पे पहुंचेगा बहुत जल्दी। आनंद जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगी और प्रेरणा मिलेगी आपके जीवन से, आपकी बातों से, आपकी लाइफ जर्नी से। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचीन स्टूडियोज़ में आने के लिए। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ आदित्य पित्ती जी थे, जिन्होंने अपनी लाइफ के बहुत ही अनमोल और बहुत ही रिच एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ। और इनकी लाइफ से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हम लोग किसी भी प्रोफेशन में हों, कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन हम लोगों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अवश्य काम करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए। आप इनकी पुस्तक मोदीज़ नॉर्थ ईस्ट स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा और प्राच्यम.com पे जाके प्राच्यम जो विश्व का पहला हिंदू OTT प्लेटफॉर्म है, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज़रूर से देखें और हमारे ऐप्स को डाउनलोड करें और प्राच्यम के कंटेंट को खुद भी देखें और अपने मित्रों के साथ और अपने सोशल ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें। नमस्कार। Pracyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pracyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pracyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pracyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pracyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हुई है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality.
Pracham. 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 Pracham is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pracham. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद. Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pracham, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.